हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्म धम्म दंड और बचे हुए यूनिट्स का आपका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी करवा दिया है फर्स्ट चैप्टर का। आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको सबसे पहले देखिए, मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। वहाँ पर हमने जो है नोट्स डिस्कस किए थे, हैंड रिटन नोट से जो है मैंने सारा रिविजन करवाया था आपको। अब मैंने आपको मेरे हैंड नोट्स प्रोवाइड किए थे और टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक भी आपको मैंने प्रोवाइड की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मैंने आपको पूरा जो है समझा दिया था अबाउट स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। और अब जो है क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो सिलेबस हमारा बचा हुआ है उसका हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि धर्म धम्म और दंड आपका जो सेकेंड यूनिट है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो धर्म, हर चीज़ में धर्म होता था, लेकिन हम धर्म को पढ़ क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज धर्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ मिला हुआ था। धर्म और पॉलिटिकल थॉट जो है वो साथ में मिला हुआ था, इसलिए हम धर्म को पढ़ रहे हैं। धर्म में जो है राजा का धर्म बताया जाता था कि राज धर्म ये है कि शांति पर्व में बताया गया है महाभारत के कि जो जो राजधर्म, राजा का धर्म ये होता है कि सारे बाकी जितने भी इंसान हैं उन सबको धर्म को जो है फॉलो करवाना राजा का धर्म होता है, जिसे हम वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। लोगों का प्रजा का धर्म होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है राजशास्त्र। राजशास्त्र को क्या कहा गया है? एथिक्स कहा गया है। तो मतलब क्योंकि आपका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए हम ये जो धर्म इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है पुराने एंशियंट टेक्स्ट के अंदर, एंशियंट टेक्स्ट में जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वही जो है पॉलिटिकल टेक्स्ट भी हुआ करते थे। इसलिए हमको जो है महाभारत, रामायण, वेद, पुराना और साथ साथ जो है बहुत सारे तरीके के हमें श्रुति, स्मृति और इसके अलावा जो है मनुस्मृति, हर चीज़ को हमें जो है पढ़कर लिखना पड़ेगा। ठीक है। धर्म की बात करें तो धर्म जो है आता है संस्कृत वर्ड ध्र से। ठीक है। संस्कृत वर्ड ध्र का मतलब होता है अपहोल्ड करना, किसी चीज़ को थामे रखना। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो रिलीजन होता है, लेकिन पुराने टाइम पर जो धर्म था वो रिलीजन नहीं था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो धर्म होता क्या था? धर्म बहुत बेसिक चीज़ें होती थी जो आज के टाइम पे भी आप हर रिलीजन उठा के देख लीजिए, वो आपको हर रिलीजन में इस तरीके की बेसिक चीज़ें दिखेगी। ठीक है, हर रिलीजन यही बात करता है और वही रिलीजन आपको धर्म में देखने को मिलेगा। धर्म था जैसे राइटियसनेस, मतलब सही। वर्चू मतलब जो आपको जो है बिल्कुल सही काम करना है। ड्यूटी मतलब आपकी ऑब्लिगेशन आपको फुलफिल करना है। डिवाइन था। देखिए इसमें एक बात थी कि धर्म को माना जाता था कि धर्म जो है डिवाइन है, मतलब जो है गॉड ने अब हमें जो है धर्म दिया है और उसे हमें पालन करना है उस धर्म का। उसका डिवाइन ओरिजिन माना जाता था। और धर्म का मतलब होता था जस्ट थॉट्स एंड एक्शन, मतलब सही काम करना है, सही सोचना है, मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को हम धर्म कहते हैं। ठीक है, जीने के तरीके को हम धर्म कहते हैं। देखिए आप जिंदगी में जियोगे तो धोखा नहीं करना, सच बोलना, अच्छाई करना, अच्छी नीयत रखना, ये सब जो है वे ऑफ लाइफ में आता है। कोड ऑफ कंडक्ट टू लिव अ वर्चुअस लाइफ, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो है मतलब ऐसी ज़िंदगी जीना जिससे आपको इस ज़िंदगी में धर्म, अर्थ, मोक्ष, मतलब धर्म, अर्थ, काम पार प्राप्त हो और उसके बाद वाली ज़िंदगी में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, मतलब आपको सेल्वेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। और यूनिवर्सल गुडविल, धर्म का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल गुडविल, मतलब सभी के लिए भलाई सोचना। उसके बाद ये धर्म से ये भी मतलब होता है कि हर एक चीज़ का धर्म होता है। नेचर ऑफ ऑल इन एनिमेट थिंग्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब जैसे कि सूरज का धर्म है जलना। ठीक है, आग का धर्म है जलना, सूरज का धर्म है रोशनी पहुंचाना। ठीक है, और हर एक चीज़ का, हवा का धर्म है बहना, मतलब बहुत सारे, पानी का धर्म है ठंडा होना। बहुत सारी चीज़ें जो होती है सबका एक धर्म होता है, मतलब एक नेचर होता है। ठीक है, सारी चीज़ों का नेचर, और ये सब कॉस्मिक फोर्स का पार्ट है और ये सब नेचुरल लॉज का पार्ट है। अब देखिए धर्म का अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। मनुस्मृति में बताया जाते हैं 10 तरीके के साधारण धर्म। ठीक है, जो हर एक द्विज बॉर्न कास्ट को फॉलो करने हैं। द्विज बॉर्न कास्ट मतलब जो स्टार्टिंग की जो 3 कास्ट होती है जिसे द्विज बॉर्न कास्ट समझा जाता है। ठीक है, मतलब ट्विन ट्वाइस बॉर्न कास्ट, जिनका जो है संस्कार भी उस तरीके से किया जाता है, प्यूरिफिकेटरी राइट्स उस तरीके से किए जाते हैं। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, शूद्र को ये नहीं मिलता।
साधारण धर्म मतलब 10 तरीके के धर्म हैं। महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर भी ये बताए गए हैं, लेकिन उसमें 9 बताए गए हैं, ठीक है, और इसमें 10 बताए गए हैं, इतना ही डिफरेंस है। धर्म बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ट्रूथफुलनेस, राइटियसनेस, मैंने आपको जो बताया, एब्सटेनेशन फ्रॉम एंगर, ऐसे कुछ 10 सिंपल जो है धर्म है, और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म मतलब एक स्पेशल धर्म जो हर इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता है। विशिष्ट धर्म मतलब यहाँ तक तो ठीक था, देखिए यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साधारण धर्मों की जो बात हो रही है, ये हर रिलीजन में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, देखिए विशिष्ट धर्म से। विशिष्ट धर्म मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर स्टेज उस लाइफ में, उसमें जो धर्म को बांध देना, जैसे कि पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म। तो कहीं ना कहीं फिर उसमें इनइक्वालिटीज आ जाती है, जेंडर, कास्ट, रेस, एज, उस सब के बेसिस पे, ठीक है। तो विशिष्ट धर्म जो है एक इंसान की स्पेसिफिक कास्ट, एज और हर चीज़ में आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग है। आपदा धर्म मतलब इमरजेंसी में आप क्या करते हो, जो चीज़ नॉर्मली करते हो वो सब नहीं करते हो, इमरजेंसी का धर्म अलग होता है। 4 आश्रम होते हैं धर्म के। 4 आश्रम मतलब इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल की लाइफ इस तरीके से नहीं होती है कि आप इस तरीके से इसको फॉलो कर पाओ। तो यहाँ पर 4 तरीके की जो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंसान 100 साल जिएगा, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य में मतलब पहले तो आपको स्टूडेंटशिप करनी है 25 साल तक के, ठीक है। यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेंशुअल प्रेशर, ठीक है। 25 से 50 साल के बीच में आपको वर्ल्डली अफेयर्स संभालने हैं, ठीक है। 25 से 50 गृहस्थी संभालनी है, ठीक है, हाउस होल्ड, गृहस्थ, गृहस्थ इसके लिए आपको कहा जाएगा। फिर वानप्रस्थ, आपको मोक्ष के लिए तैयारी करनी है, आपको जो वर्ल्डली मैटर्स है उसको छोड़ देना है। फिर संन्यास, संन्यास जो है 75 से लेकर 100 ईयर तक के आपको मोक्ष के लिए मोक्ष जो है ढूंढना है। और इसमें मतलब आपको गृहस्थ के जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है, अर्थ और काम प्राप्त करना है, ठीक है। अर्थ और काम प्राप्त करना है, लेकिन किस तरीके से, धर्म को लेके ही प्राप्त आपको करना है। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म ये हो गया, धर्म हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं धम्मा क्या होता है, ठीक है। तो धम्मा क्या होता है, धम्मा वो ट्रुथ होता है जो कि, देखिए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से सारे चैप्टर, स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, धर्म, धम्म, दंड, न्याय, नीति, सभा समिति, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। डिटेल में समझना है तो वहाँ से समझिए। ये मैं शॉर्ट पे आपको सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। धम्मा जो होता है ये बुद्धा का धर्म है, ठीक है। बुद्धा के द्वारा जो सच बताया गया है, जो बुद्धा को लगता है कि ये सच है, ठीक है। और ये, इसका ओरिजिन डिवाइन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें वो कहते हैं कि ये नेचुरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए हर इंसान को बचपन से मालूम होता है सच बोलना, अच्छाई करना, कंपैशन, लिबरलिटी, ये बहुत कॉमन चीज़ें होती है। तो बुद्धा के धर्म में भी धम्मा में भी वही सारी चीज़ें हैं। वो 8 मार्ग बताते हैं, राइटियस पाथ बताते हैं, 8 मार्ग बताते हैं, जिसको हम अष्टांग मार्ग कहते हैं, निब्बना अचीव करने के लिए। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के। निब्बना मतलब होता है सेल्वेशन। वैसे ही जिस तरीके से हिंदुइज्म में मोक्ष की प्राप्ति की बात हो रही थी, यहाँ पर निब्बना की प्राप्ति की बात हो रही है। निब्बना का मतलब होता है, निब्बना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्वेशन, ठीक है। राइट, राइट व्यू, ये राइट मतलब यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उसका आपका 8 मार्ग है। तो राइट व्यू, सही देखना, ठीक है। देखना मतलब सही नज़रिया, सही एफर्ट, सही मेहनत करनी है आपको, सही रिजॉल्व, सही नीयत रखनी है, सही लिवलाइहुड, सही तरीके से पैसे कमाने हैं, सही तरीके से आपको अपना जो है माइंडफुलनेस रखनी है, सही तरीके से आपको समाधि हासिल करनी है, सही तरीके से स्पीच जो है आपको मतलब सही सही बोलना है, सही कंडक्ट, सही आचरण आपके रखने हैं। तो आपको जो है आपका सब चीज़ें जो है सही होना चाहिए। 8 मार्ग है, और इसको जो है वन ऑफ द 3 ज्वेल समझा जाता है बुद्धिज़्म का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द 3 ज्वेल इसको समझा जाता है बुद्धिज़्म का। तो धम्मा जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो टाइम पीरियड था जब बुद्धा के बाद अशोका जब आए थे, जब किंग बने थे, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो बुद्धिज़्म को अपनाया था, उन्होंने बहुत सारे तरीके से उसका मैसेज का प्रचार किया था। वही चीज़ हमको देखने को मिलती है। उन्होंने जो है स्मॉल ग्रुप मतलब 2 एडिक्ट्स बनाए थे, ठीक है। एक स्मॉल ग्रुप एडिक्ट थे, ठीक है,
स्मॉल ग्रुप एडिक्ट्स थे जो बताते थे कि वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, ठीक है? और लार्जर ग्रुप एडिक्ट्स जो थे वो बताते थे, उसमें मेजर एडिक्ट और माइनर एडिक्ट्स पे आता था और पिलर एडिक्ट्स पे आता था। तो इस सब में वो बताते थे कि किस तरीके से जो है बुद्धिज़्म का जो धम्मा है उनको वो प्रोपोगेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि किस तरीके से जीने का तरीका है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो अशोका का धम्मा क्या था? ये आपको आ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आएगा, ठीक है? सेम टू सेम डिफाइन अशोका धम्मा, व्हाट इज़ धम्मा ऑफ अशोका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये धम्मा पहले बात तो आपको बताना है, थोड़ा-सा आपको बुद्धिस्ट का बताना पड़ेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया। धम्मा जो होता है प्राकृत वर्ड होता है धर्म का, ठीक है? उसका मतलब राइटियसनेस होता है। अशोका के धम्मा में जो अलग-अलग पिलर्स थे, अलग-अलग रॉक एडिक्ट्स थे, उसमें अलग-अलग जो है लिखाए गए थे, उसका पूरा समरी मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है? क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक पिलर को याद कर सको, ठीक है? तो उसका मैंने आपको पूरा यहाँ पर दे दिया है, ठीक है? इस तरीके से भी आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन आपको इसमें आना है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब आप खुद के अंदर झांक के देखते हो आपके अंदर क्या गलतियां है। अटमोस्ट ओबीडियंस आपको बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहना है। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई रखनी है। राइटियसनेस सही काम करना है। जेनरसिटी रखनी है। प्योरिटी रखनी है, ठीक है? और गुडनेस रखनी है, अच्छाई रखनी है। कंपैशन आपको बहुत अच्छे से पता है। लिबरलिटी रखनी है। लिबरलिटी मतलब आपको ऐसे मतलब किसी के बारे में संकोच सोचना नहीं है। आपको जो है सबके बारे में अच्छा सोचना है। एब्सेंटेशन फ्रॉम एनिमल स्लॉटर, वहाँ पर मतलब आपको किसी भी एनिमल को जो है हत्या नहीं करनी है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना है, ठीक है? देखिए उस टाइम पे बहुत सारे हिंदुज़्म के रिचुअल्स होते थे, जैसे कि जब बचपन से जब पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक के तो जितने भी संस्कार है उसको प्रोहिबिशन की बात की गई है, क्योंकि उन सब संस्कारों में जो है जो ब्राह्मण है उनका जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था और ब्राह्मण को सुप्रीमेसी दी जाती थी, तो ये कास्ट इनइक्वालिटी को जनरेट करता था। और क्योंकि बुद्धिज्म वर्ण श्रम धर्म के अगेंस्ट था, ठीक है? तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं बुद्धिज्म धर्म के अगेंस्ट नहीं था, वर्ण श्रम धर्म के अगेंस्ट था, ठीक है? वो बात इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण श्रम धर्म मतलब जो हर एक वर्ण को जो है धर्म दे दिया गया है कि आपका धर्म है, उसके अगेंस्ट रहने को हम कहते हैं। और इसलिए जो है वो इनका इन्होंने ये भी दिखाया था कि जो रिचुअल्स है आप रिचुअल्स मत करिए और फेस्टिवल गैदरिंग्स मत कीजिए। फेस्टिवल गैदरिंग मतलब ऐसी गैदरिंग जिसमें आप जो है पंडित को ब्राह्मण को बुला रहे हो। टॉलरेशन मतलब वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं जैसे कि शूद्र को देखते हैं उसको जो है क्या कहते हैं अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो वो आप टॉलरेशन के साथ ट्रीट करिए। ब्रॉड माइंडेड रहिए, ठीक है? आपके अंदर मॉरलिटी रखिए, प्योरिटी रखिए और वर्च्यू रखिए, ठीक है? तो ये सब बातें जो है हमारी धर्म की हो गई। अब हम समझते हैं कि धर्मा और धम्मा में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़रा हम और समझ लेते हैं। और सिमिलैरिटीज़ क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए धम्मा और धर्म दोनों में मतलब यही होता है कि दोनों भी चीज़ें बताती है कि राइटियसनेस मतलब दोनों चीज़ें बताती है कि ये सही काम करने हैं। दोनों जो है सेल्वेशन को अचीव करने की मदद करती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मदद करती है। हिंदुइज्म में भी मोक्ष प्राप्ति की बात होती है, बुद्धिज्म में निब्बना की प्राप्ति की बात होती है। दोनों भी चीज़ें सेम है, ठीक है? दोनों जो है जीने का तरीका है, ना कि रिलीजन है, ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पर दोनों भी जो है नेचर ऑफ प्रकृति है, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है हर चीज़ नेचुरल ऑर्डर की तरह से बताई जा रही है। इसमें भी राजा धर्म होता है कि राजा को क्या धर्म पालन करना है, इसमें भी राज धर्म होता है, ठीक है? और इसके दोनों भी क्या होती है, ड्यूटीज होती है कि राजा को कैसा रहना चाहिए, ठीक है? और दोनों हम डिस्कस करेंगे आगे उसको, जब हम राज्य राष्ट्र डिस्कस करेंगे, सभा समिति डिस्कस करेंगे, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। धर्मा और धर्म जो है दोनों भी सुपीरियर है किंग से। मतलब धर्मा और धर्म जो है वो मतलब टेम्पोरल वर्ल्ड के हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के है, और किंग जो है वो टेम्पोरल वर्ल्ड का है। तो अगर धर्म का पालन या धर्म का पालन किंग नहीं करता है तो किंग को जो है हटाया जा सकता है उसकी पोजीशन से, ठीक है? धर्म और धम्मा की बात की जाए तो धर्म जो है डिवाइन ओरिजिन का समझा जाता है, मतलब जो हिंदुइज्म का धर्म है इसको बोला जाता है कि डिवाइन ओरिजिन से आया है, ऐसा इसको बताया जाता है। और अगर आपने इसका मतलब तोड़ा तो आपको पाप होगा, ठीक है? ऐसा माना जाता है। लेकिन जो बुद्धिज्म का धम्मा है वो बोला जाता है कि कोई मतलब डिवाइन ऑर्डर नहीं है ये, बल्कि नेचुरल फोर्स है, नेचुरल ऑर्डर की तरफ से आया है। और इसके अंदर वर्ण श्रम धर्म होता है, मतलब हर मतलब इसमें इनइक्वालिटी बहुत सारी दिखेगी आपको ये वाले धर्म में। इसमें आपको इनक्वालिटी नहीं दिखेगी इतनी, ठीक है? कंपैरेटिवली बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें आपको जो है वर्ण इनक्वालिटीज नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है जो हिंदुइज्म का धर्म है उसको रैशनैलिटी से आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिवाइन राइट थ्योरी होती है, जब आपको बताया जा रहा है कि प्रजापति ने जो है किंग को बनाया, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ है,
सब गॉड ने थोड़ी थोड़ी पावर दी। तो इस तरीके से जो चीज़ें बताई जा रही है, तो ये रैशनैलिटी की इसमें बात नहीं है। लेकिन जो बुद्धा का जो धर्म है उसको आप थोड़ा सा रीज़न कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जो कॉमन जीने के तरीके हैं उसको अपनाने की बात की जाती है। और हिंदू के जो किंग्स होते हैं उनको जो है धम्मा मेंटेन करने की ज़रूरत, धर्म सॉरी, हिंदू किंग्स जो होते हैं उनको धर्म मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिस्ट के किंग होते हैं उनको धर्म धर्म जो है मतलब मेंटेन करवाना। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो अशोका थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पिलर और रॉक एडिक्ट्स लिखवाए थे, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि वो किसी को फोर्स नहीं करते थे कुछ भी करने के लिए। जैसे कि अगर किसी ने अपना धर्म का पालन नहीं किया, ठीक है, तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कुछ क्राइम किया तो वो अलग बात है। लेकिन कोई शूद्र अपना जो है धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि उसको दंड देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो वर्ण श्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, उसे जो है दंड का जो है वो दंड उसको मिलेगा, ठीक है। तो दंड उसको मिलेगा हिंदू किंग्स की तरफ से, बुद्धिस्ट किंग की तरफ से उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हिंदू जो धर्म होता है उसके अंदर अगर आपने धर्म को तोड़ा तो बोला जाता है कि आपको पनिशमेंट गॉड की तरफ से मिलेगी, क्योंकि मतलब उसमें बताया जाता है जो वर्ण श्रम धर्म में कि आपने इस में आपको शूद्र बनाया गया, अगर आपने शूद्र का काम नहीं किया तो अगले जन्म में आपको जो है क्या कहते हैं कुत्ता बिल्ली बना दिया जाएगा। तो इस तरीके की लॉजिकल बातें इसमें की जाती है। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने धम्मा तोड़ा, मतलब धम्मा मतलब यही जो है ट्रूथ, वायलेंस, आपको नेचर प्रकृति की तरफ से आपको जो है कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। उसी के साथ हम समझते हैं कि एक और चीज़ समझ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब धम्मा और धर्म तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब दंड को समझते हैं, दंड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दंड क्या होता है, दंड को बहुत कहा गया है साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको दंड को समझते होंगे पनिशमेंट की तरह, लेकिन दंड बहुत बड़ी चीज़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दंड। दंड जो है आर्ट ऑफ गवर्नेंस है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग दंड नीति विद्या है, ठीक है, एक विद्या है, ठीक है। दंड नीति क्या है, विद्या है। और ये विद्या मनु, बृहस्पति और शुक्राचार्य सबके द्वारा जो है रिकॉग्नाइज की गई है। और वो बताते हैं कोई भी स्टेट जो है दंड के बिना नहीं रह सकता। आपको क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर जायसवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लिखना है कि डॉक्टर जायसवाल दंड के बारे में क्या बताते हैं। डॉक्टर जायसवाल दंड के बारे में ये बताते हैं कि दंड जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो दंड नीति क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसलिए जो है कहीं न कहीं वो बताते हैं कि जो उशानास और प्रजापति द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसको दंड नीति कहा जाता है। दंड नीति का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा दंड पॉलिसी, पनिशमेंट पॉलिसी, पेनल पॉलिसी। लेकिन ये पेनल पॉलिसी से कहीं ज़्यादा है। कैसे? जैसे कि अशोका के टाइम पे जो धम्मा था, तो सिर्फ धम्मा सिर्फ और सिर्फ वो नहीं था कि दंड है। धम्मा जो है दंड भी था, धर्म भी था, ठीक है। जो अर्लियर धर्म चला आ रहा था उसको भी उन्होंने लिया था, दंड को भी लिया था, गवर्नेंस को भी लिया था। आर्ट ऑफ गवर्नेंस भी उसमें इंक्लूडेड था। डॉक्टर जसवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, वेल्थ एक्योर करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे मतलब इकोनॉमिक्स आज के टाइम में आप पढ़ते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि इकोनॉमी, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड ये वो। लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में जाओगे वहाँ आपको कौटिल्य द्वारा जो वर्क मिलेगा जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र के अंदर जो है वो क्या बताया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य द्वारा ये बताया गया है कि एथिक्स के बारे में बात की गई है, पैनल पॉलिसी के बारे में बात की गई है, गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। कभी आपने सोचा कि अर्थशास्त्र का इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो उसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं की गई है, उसमें ये सब चीज़ों की बात की गई है। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के रूप में अगर समझे तो हम इकोनॉमिक्स को एथिक्स और पैनल पॉलिसी के रूप में भी समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वीनस पॉलिसी ने जो है उसने भी जो है इकोनॉमिक्स को गवर्नेंस के रूप में बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अमरकोप में सिमेंटिक्स और पैनल पॉलिसी को सिनोनिमसली यूज़ किया गया है। अर्थशास्त्र में जब पहला चैप्टर जब कौटिल्य लिख रहे थे उसमें उन्होंने लिखा है कि उसका नाम वो रखने वाले थे दंड नीति, ठीक है। दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एंशियंट इंडिया था, दंड उसका बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि दंड, देखिए अगर दंड नहीं रहेगा, अभी हम आगे समझेंगे,
तो लोग सही रास्ते पे नहीं आएंगे। अगर दंड नहीं रहेगा, किंग दंड देना बंद कर देगा, तो जो है क्या कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्य न्याय है वो फिर से आ जाएगा। मत्स्य न्याय मतलब जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को उस तरीके से खाएगा जिस तरीके से मछलियाँ खाती हैं। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य जो है जुडिशियल सिस्टम भी बताते हैं और दंड सिस्टम भी बताते हैं। ठीक है, दोनों सिस्टम बताते हैं। तो दंड को बताते हैं कि दंड क्या है। दंड जो है लोगों को रास्ते पे लाने का सही तरीका है। और वो बोलते हैं दंड किस तरीके से दिया जाना चाहिए। दंड जो है जितना क्राइम हुआ है उतना दिया जाना चाहिए। मतलब छोटा सा क्राइम हुआ है तो ज़्यादा बड़ा दंड दे दे, ऐसा नहीं है। और बड़ा सा हुआ है तो छोटा दंड दे दे, ऐसा भी नहीं है। तो दंड जो है वो जस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी क्राइम डन। ठीक है, उसके बाद किंग जो है वो डिसाइड करेगा दंड के बारे में। अगर किंग नहीं डिसाइड कर पा रहा है तो वो मतलब ब्राह्मण को हायर कर सकता है। दूसरी बात ये है कि कौटिल्य बताते हैं कि विमेन एंड चिल्ड्रन, उनको दंड कम देना चाहिए। तो विमेन और चिल्ड्रन की तरफ थोड़ा सा बायस्डनेस दिखाई जाती है। यहाँ पर 3 तरीके के दंड बताए जाते हैं, कॉर्पोरल दंड, इकोनॉमिक्स दंड और प्रिजन। देखिए कॉर्पोरल दंड, ठीक है, और इकोनॉमिक दंड और प्रिजन, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि ये काम में आती है। आज के टाइम पे आप देखोगे अगर आपको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र बताने के लिए कहा गया या कौटिल्य की पैनल पॉलिसी का कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस बताने के लिए आ गया, तो आप क्या बताओगे कि उस टाइम पे जो दंड होते थे, आज भी आप देखोगे कि फिजिकल दंड दिए जाते हैं लेकिन इतने इनह्यूमन नहीं, थोड़े से इनह्यूमन दंड थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं फिजिकल दंड में फ्लॉगिंग, ठीक है, उनको उल्टा लटका देना, उनके पैर हाथ ऊपर बांध के, और अपर क्लास क्रिमिनल को है ना क्या कहते हैं, ऊपर लटका कर उनको जो है उनके फोरहेड पे एक मार्क लगा देना कि ये क्रिमिनल है। रस्ट पियर्सिंग, ठीक है, नो डेथ पेनल्टी फॉर सीरियस क्राइम, मतलब वहाँ पर डेथ पेनल्टी तो नहीं दी जा रही है लेकिन तकलीफ दी जा रही है, इन ह्यूमन जो है क्राइम है। और इसलिए कहा जाता है कि कौटिल्य जो है वो प्रैग्मेटिक है रादर देन बीइंग आइडियलिस्टिक। ठीक है, दंड क्या है, दंड एक एक्चुअली में मीन्स है अचीविंग करने के धर्म। ठीक है, तो धर्म को अचीव करने के लिए दंड जो है ज़रूरी है। तो अगर समझ लीजिए धर्म को अचीव करना है लेकिन आपने दंड हटा दिया, तो दंड के बिना धर्म नहीं अचीव होगा। जब तक आप लोगों को डराओगे नहीं, सीधे रास्ते पे नहीं लाओगे तो सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे। मॉनेटरी दंड की बात की जाए तो पहला 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, मीडियम और बेस्ट। ठीक है, तो एक 48 से 96, एक 200 से 500 पर मंथ, एक 500 से 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है पेनल पॉलिसी को दी है, मतलब दंड नीति को दी है। ठीक है, और मनु के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मनु ने तो ये बता दिया कि दंड जो है वो रूलर है, तो दंड की इम्पोर्टेंस सबको आएगी। तो आप कौटिल्य के अकॉर्डिंग लिखोगे, मनु के अकॉर्डिंग लिखोगे, शुक्र के अकॉर्डिंग लिखोगे, महाभारत के अकॉर्डिंग लिखोगे, रामायण के अकॉर्डिंग लिखोगे, हर चीज़ में जो है दंड की इम्पोर्टेंस है वो आपको लिखनी है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि 4 एम होते हैं लाइफ के, वो होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम, एक होता है मोक्ष। ठीक है, धर्म मतलब होता है राइटियसनेस। धर्म के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अर्थ का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, मटेरियल प्रोस्पेरिटी की बात की जाए तो ये सब क्या है, मीन्स है। मीन्स मतलब कोई, जैसे कि आपको जाना है, ठीक है, कहीं जाना है तो आप बस पकड़ते हो, ठीक है, तो ये सब बस है। और अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, काम और स्पिरिचुअल लिबरेशन। ठीक है, तो स्पिरिचुअल लिबरेशन मतलब ये है कि जो दोनों चीज़ें अपने आप में क्या है, एंड्स है। ठीक है, और अल्टीमेट एंड मोक्ष को बोला गया है, मतलब स्पिरिचुअल लिबरेशन, सेल्वेशन। ठीक है, और काम मतलब प्लेजर ऑफ सेंसेस। तो ये सब चीज़ें जो है, ये काम और मोक्ष को अचीव करने के लिए धर्म और अर्थ की ज़रूरत है। ठीक है, और ये हायरकरी में अरेंज्ड है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि मनु के अकॉर्डिंग दंड की क्या इंपॉर्टेंस है। दंड जो है वो बताते हैं लॉ और जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, क्या बताते हैं, लॉ और जस्टिस सिस्टम है दंड। क्यों, दंड जो है वो बताते हैं राजा है। अकॉर्डिंग टू मनु, याद रखना, दंड को वो राजा ही बता दे रहे हैं, दंड इज द किंग। क्योंकि जब वो बोलते हैं, यहाँ तक कि वो बोलते हैं ना कि दंड जो है जब रात में सब सो रहे होते हैं तो दंड जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है आप घर में सो रहे होते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये डर तो नहीं है कि कोई चोर घुस जाएगा, ऐसा, बिकॉज आपको पता है कि चोर आ भी सकता है लेकिन आएगा तो दंड जो है, पनिशमेंट जो है वो हमारे पास, हम पुलिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए तो किंग, तो इसलिए वो बताते हैं कि दंड किंग है, क्योंकि जब पीपल अगर धर्म से भटक जाए, ठीक है, धर्म से भटक जाए तो किंग जो है उन्हें उनका दंड दे देगा और उन्हें जो है फिर रास्ते पर ला लेगा। ठीक है, और दंड जो है वो मत्स्य न्याय को बचाने, मत्स्य न्याय से बचने के लिए मैंने आपको पहले बताया, ताकि लोग जो है एक दूसरे को उस तरीके से ना खाए जैसे मछलियाँ जो एक दूसरे को खा लेती हैं। फिर दंड के अंदर हम 4 तरीके के दंड जो है बताते हैं, धिक दंड, वग दंड, धन दंड और वध दंड। ठीक है, 4 तरीके के दंड है वो बताते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं तो दंड के अलावा बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ की। मतलब देखिए, आपको दंड किसी को देना है, आप ऐसे किसी को दंड थोड़ा दे दोगे, तो आपको लॉ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप दंड देते हो। तो वैसे ही सोर्सेस ऑफ लॉ यहाँ पर है कि आपको किससे लॉ बनाने हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ का सोर्स बताते हैं वेद, श्रुत, संतोष और कंडक्ट ऑफ जेंटलमैन। तो आपको मतलब कुछ चीज़ें पता होती है नेचुरली कि सच बोलना जो है अच्छी चीज़ है, झूठ बोलना गलत चीज़ है, धोखाधड़ी करना, चोरी करना, ये सब आपको पता होता है, ठीक है। तो ये कंडक्ट ऑफ जेंटलमैन है। और श्रुत, संतोष और वेदास को उन्होंने बताया था मनु ने कि वो इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो जस्टिस सिस्टम किस तरीके से होगा, वो बताते हैं कि दो तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं। एक हो सकता है वायलेंस, वायलेंस कोई भी फॉर्म में हो, चाहे मर्डर हो, चाहे स्टीलिंग हो, चाहे रेप हो, कुछ भी हो सकता है। और नॉन पेमेंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर आप आपसे किसी ने कुछ ले लिया और आपको दे नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, तो वो सब होता है। तो दोनों भी दंड को हैंडल कर, मतलब दोनों भी तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो उसमें अगर किंग जो है, किंग को फैसला करना चाहिए। अगर किंग नहीं कर पा रहा है तो उसको ब्राह्मण को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे डिसीजन इम्पार्शलिटी से लेना चाहिए ब्राह्मण को, और 3 और जजेस को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आज भी होता है कि आप देखोगे चीफ जस्टिस होता है और ऑड नंबर ऑफ जो होते जजेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। और जजेस के अंदर जो है वो बताते हैं, यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात आती है कि जजेस हमेशा ब्राह्मण ही होना चाहिए, शूद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि जैसे कि आज भी आप देखोगे कटघरे में खड़े होते हैं, कानून अंधा है बोला जाता है। एविडेंसेस की बात की जाती है, सबूतों की बात की जाती है। तो सबूत बहुत ज़रूरी है। सबूत में मनुष्य मनुष्य साक्ष्य, दो तरीके के बताते हैं, एक दिव्य प्रमाण, दो तरीके के जो है एविडेंसेस के बारे में वो बात करते हैं। तो देखिए, दंड नीति को अपनाने का तरीका, दंड नीति को अपनाने का काम क्यों है, क्या है, वो हम और समझ लेते हैं। दंड को इसलिए अपनाया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सके। दंड इसलिए अपनाया जाता है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इविल को ख़त्म करने के लिए, और जो जिस तरीके से सूरज डार्कनेस को ख़त्म करता है, सुबह जब सूरज निकलता है रात ख़त्म हो जाती है, वैसा ही दंड जो है वो बुराई को ख़त्म करता है। दंड से जो है फियर लोगों में बना रहता है, डर बना रहता है। दंड जो है वो राजा का बेटा माना जाता है। कोई इसको राजा का बेटा कह रहा है, कोई इसको राजा कह रहा है। दंड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रजापति उषानाथ द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसको दंड नीति कह रहे हैं। कौटिल्य अपना बुक का नाम दंड नीति रखने वाले थे, ठीक है। हर जगह दंड है, ठीक है। दंड का बहुत इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। दंड से जो है धर्मा को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौटिल्य की स्टेट की बात करें, ठीक है, तो हम इसमें राष्ट्र और राज्य में और डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए कौटिल्य का स्टेट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो भी जो है दंड देते हैं। दंड देने के बाद जो है वो क्या करते हैं, दंड से जो है लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो अगर गार्बेज आप रोड पे फेंकोगे तो वो एक ऑफेंस है, थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड ऑफेंस है। आप डेड बॉडी रोड पे फेंकोगे वो ग्रेव ऑफेंस है। अगर आप मिलावट करोगे चावल, दाल, नमक, किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस है। और ये इस तरीके का जो है उनका स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो ये हमारा धर्म, धम्म और दंड जो है हो चुका है। आपको अगर आता है पेपर में, एग्जाम में, तो आपको इतना ही लिखना काफ़ी होगा। आपको तीनों चीज़ें साथ में आएगी कि धर्म क्या है, धम्म क्या है, दंड क्या है। तो इतना जो है मैं नोट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको इतना भी आपने लिख दिया तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। आप उसका और एलेबरेट करके लिखोगे तो आपके लिए जो है इतना इनफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्याय नीति के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में। तो न्याय नीति में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ डिटेल में, अब फिर शॉर्ट रिवीजन में समझ रहे हैं हम। देखिए, न्याय और नीति दो अलग अलग चीज़ें होती है। न्याय जो होता है उसको हम जस्टिस ट्रांसलेट कर सकते हैं, नीति को हम रूल ट्रांसलेट कर सकते हैं। जस्टिस के बारे में बात करें तो आज के टाइम में अगर हम आपसे कोई पूछे कि जस्टिस क्या होता है, तो जस्टिस क्या होता है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। मैं देखिए फिर बता रही हूँ, शॉर्ट में समझाऊंगी। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है न्याय नीति, और अपलोडेड है वो, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स, सर्विसेज, ऑनर्स, टाइटल्स, अपॉर्चुनिटीज़, आपको सब इक्वली चाहिए, राइट। यही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि जस्टिस है आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि एन इंक्वायरी इनटू मॉरल मॉरल बेसिस ऑफ अलोकेशन, ठीक है। इंक्वायरी इनटू मॉरल बेसिस ऑफ अलोकेशन मतलब क्या सही तरीके से सब बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बोलेंगे जस्टिस है। जस्टिस को अगर आप सर्कल बना के रिप्रेजेंट करोगे तो जस्टिस तीन चीज़ों के बीच में आता
होता है, एक मॉरल फिलॉसफी, एक लीगल फिलॉसफी और एथिक्स के बीच में आता है। और जस्टिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे भी। और देखिए अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके की जस्टिस को अपनाया है। जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है, जेरेमी बेंथम, वो बताते हैं कि मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन जो है वो क्या है, जस्टिस है। मतलब ज़्यादातर लोग खुश रहे, ये जस्टिस है। वैसे ही अर्नेस्ट बार्कर बताते हैं कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी के बीच में जो लाई करता है वो जस्टिस है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्शन हो सकते हैं जस्टिस के अपने आप में। उसके बाद जो है हमको समझना है कि जॉन रॉल्स क्या बताते हैं। जॉन रॉल्स ने, अब देखिए मैं आपको एक और बता दूं कि जस्टिस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस हो सकता है, सब्सटेंटिव जस्टिस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो सकता है। ठीक है, आपके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो दो तरीके के जस्टिस है जो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब जो जस्ट प्रोसीजर पे फोकस करता है। जैसे कि इंडिया में अगर हमने लॉ बनाया है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अपनाया है, राइट्स अपनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, ये हो गया हमारा ये सब क्या है, प्रोसीजरल जस्टिस है। और अगर सब्सटेंटिव जस्टिस मतलब जो इक्वालिटी इक्वालिटी वाला जस्टिस होता है, मतलब सबके लिए इक्वालिटी इंश्योर करना, जैसे मार्क्सिस्ट वाला जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट होता है, वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, तो ये सब चीज़ें जो होती है सब्सटेंटिव जस्टिस में आती है। अब दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी आती है, जो सब्सटेंटिव जस्टिस और प्रोसीजरल जस्टिस दोनों को अकोमोडेट करने की कोशिश करती है अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्टिस जो है वो बताते हैं कि फर्स्ट वर्च्यू है ऑफ गुड सोसाइटी। ठीक है, अच्छी सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जस्टिस है। और वो प्रोसीजरल जस्टिस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। वो यूटिलिटेरियनिज्म को बुराई करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस इन मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इससे माइनॉरिटी को नुकसान हो रहा है ना। आप मतलब समझ लीजिए 49 लोग खुश है, 49 लोग जो है खुश नहीं है, 51 लोग खुश है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो माइनॉरिटी की हैप्पीनेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉलो करके वो एक तरीके का हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं। वो बताते हैं कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रहेंगे। एक पर्दा रहेगा जिसके पीछे उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। वो उनको पता नहीं रहेगा उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, स्किल क्या है, टैलेंट क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है। लेकिन उनके पास थोड़ी फंडामेंटल नॉलेज रहेगी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स की, और सेंस ऑफ जस्टिस रहेगा। देखिए हर एक इंसान जो पैदा होता है, अगर उसको कुछ भी नहीं पता है, उसका रिलीजन, कास्ट, कुछ भी क्या है, लेकिन उसके अंदर जो राइट ऑफ सही क्या है, गलत क्या है, जो कॉन्शियन होता है वो उसके अंदर हमेशा होता है। तो वही उसके अंदर है, और फिर उसको जस्टिस इंश्योर करना है। तो अब वो जस्टिस कैसे इंश्योर करेगा, वो जो है जो कैसे इंश्योर करेगा वो बताते हैं। ऐसे जस्टिस इंश्योर करेगा जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको करे, जो सबसे ज़्यादा जो है लीस्ट एडवांटेज हो। तो हर इंसान सोचेगा ना कि खुद का मैक्सिमम बेनिफिट हो, लेकिन जब इंसान को पता ही नहीं है कि उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर इंसान जो मोस्ट सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप रहेगा उसको सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये हो गया जस्टिस का इंश्योरमेंट। फिर जब व्हील जब उठेगा तो आपको पता चलेगा कि सब इक्वल ही है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा सब लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा एडवांटेज सब लीस्ट डिसएडवांटेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लीस्ट एडवांटेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठेगा तो सब जो है नेचुरली इक्वल हो जाएंगे। तो ये उनका मानना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस उन्होंने दिए हैं। एक पहला प्रिंसिपल है लिबर्टी प्रिंसिपल, कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। मतलब किसी भी लिबर्टी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दूसरे के बेनिफिट के लिए। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबकी लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना लिबर्टी है, आपकी अपना रिलीजन फॉलो करो, आप अपना कास्ट जो करना है करो। ठीक है, आपकी लिबर्टी है। दूसरा फोकस मतलब न्याय, मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे फोकस किया है। मतलब आपस में लोग जो है क्या कहते हैं, कॉपरेशन करके जस्टिस को हासिल करेंगे। ठीक है, एक फिनोमेना आप बता सकते हो कि उन्होंने रेडिकल इगैलिटेरियन लिबरलिज्म को फॉलो किया है। देखिए लिबरलिज्म मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में, वहाँ नहीं जाऊँगी मैं। लेकिन लिबरलिज्म में भी डिफरेंट स्टैंड्स होते हैं, क्लासिकल, मॉडर्न। तो ये मतलब बोल रहे हैं कि सबके लिए इक्वालिटी की भावना रखनी है, ये जो है रेडिकल इगैलिटेरियन लिबरलिज्म है। और कांटियन डिओन्टोलॉजिकल लिबरलिज्म से जो है इंस्पायर्ड है। ठीक है, जहाँ पर मोरल प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड से। मतलब जैसे कि गांधी जी बताते हैं ना कि अगर मुझे इंडिपेंडेंस 1000 साल तक नहीं आया चलेगा, लेकिन मैं नॉन वायलेंस का यूज़ नहीं करूँगा। तो सिर्फ एंड्स सही नहीं होना चाहिए, मीन्स भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस पर फोकस करते हैं।
दूसरी चीज़ सेन और रॉल्स दोनों भी, सेन हम आगे पढ़ेंगे, अमर्त्य सेन का क्रिटिक पढ़ेंगे रॉल्स का। तो अमर्त्य सेन जो है फोकस करते हैं, दोनों मिलके यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटेरियनिज्म मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय मतलब क्या, कि जो एक बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा लेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस, बोलते हैं फेयरनेस रिलेटेड है। फेयरनेस मतलब जो है सही तरीके से जस्टिस होना चाहिए, इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका इम्पार्शलनेस होना चाहिए, ये जस्टिस है। ठीक है, एक हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया था उनका, ठीक है, लिबर्टी प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए पोजीशन सिक्योर करने के लिए। ठीक है, पोजीशन सिक्योर करने के लिए मतलब जो भी पोजीशन को सिक्योर करनी है हर इंसान के लिए ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल जो है वो ऑफकोर्स की बात है आइडिया ऑफ फ्यूडलिटी से अगेंस्ट है। जो फ्यूडलिज्म होता है जिसमें कुछ लोग को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, उसके अगेंस्ट है वो। उसके बाद कहते हैं थर्ड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं वो, कि अगर सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि लीस्ट एडवांटेज इंसान को जो है बेनिफिट मिल सके। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे कि रिजर्वेशन है तो आप बोलोगे कि इनक्वालिटी है, लेकिन ये इनक्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये जो लीस्ट एडवांटेज है जिसको फ़ायदा नहीं मिला है, जो गरीब है, जो इतने सालों से डिप्राइव था, उसकी सोशल बैकग्राउंड कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उसको जो है इमेंसिपेट करने के लिए जो है डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू उनको जो है क्या दिया जा रहा है, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब इनके बहुत क्रिटिसिज्म निकल कर आते हैं, वो हमको समझना है। वो बोलते हैं, उनका पहला क्रिटिसिज्म ये है कि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल के नाम पे। समझिए, जो पहला प्रिंसिपल उन्होंने जो बताया था उसके अंदर सब लोगों को सब कुछ करने का राइट है। तो कैपिटलिस्ट जो रहेंगे वो बूर्जवा को, मतलब जो कैपिटलिस्ट रहेंगे वो प्रोलिटेरिएट को जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेंगे। ये मार्क्सिस्ट का जो है क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप किस तरीके से मोस्ट डिसएडवांटेज को समझोगे। देखिए, इंडियन कंटेक्स में अभी आप थोड़ा टाइम पहले तक के कास्ट को कंसिडर कर रहे थे, अभी रिसेंटली ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है कंसिडर किया जा रहा है। तो क्या आप फिनेंशियल स्टेटस लोगे, क्या आप कास्ट स्टेटस लोगे, क्या आप जेंडर स्टेटस लोगे, ठीक है, क्या आप रूरल अर्बन एरिया लोगे, क्या लोगे, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जो हाइपोथेटिकल स्टेज की रोल्स बात करते हैं वो ज़्यादा उटोपिक है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे आप जा नहीं सकते हो। इनफैक्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स बताते हैं कि अगर आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाके कोई फैसला लेते हो, अगर आपने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता नहीं है कि क्या है और उसके बिना आप कोई फैसला ले रहे हो, तो वो फैसला बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आपने चले गए पर्दे के पीछे, आपको कुछ पता नहीं है। आपको क्या पता कि इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, आपको क्या पता कि इंडिया में मेजोरिटी माइनॉरिटी में क्या हो रहा है, आपको क्या पता कि इंडिया में जो है अलग अलग तरीके के रिलीजन लोग जो है आपस में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको क्या पता कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है, कास्ट इनइक्वालिटी कितनी है। तो इस तरीके से जो अगर आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जा रहे हो तो वो मीनिंगलेस है। और हमेशा मॉरल रिलेशनशिप को जो है सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिबर्टेरियंस बोलते हैं कि रॉल्स ने लिबर्टी को जो है कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दिया इक्वालिटी के लिए। मतलब आप जो है क्या कहते हैं, जिसको आता है, जिसको अभी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल एंड बॉब और कार्ला का दिया था बाय अमर्त्य सेन, तो उसमें बताया जाता है कि लिबर्टेरियंस बोल रहे हैं कि रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने जो है लिबर्टी सेक्रीफाइस कर दी। मतलब जो इंडिविजुअल जो खुद को क्या कहते हैं इमेंसिपेट नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है क्या कहते हैं लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मतलब उन्होंने कहा ना कि अगर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है तो वो लीस्ट एडवांटेज को बेनिफिट करने के लिए होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया और ये लिबरलिज्म के खिलाफ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटेरियंस आर्ग्यू करते हैं कि रॉल्स ने कोई कॉमन गुड के बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, फिर एक और बात करते हैं कि रॉल्स जो है वो उटोपिक बात करते हैं। देखिए, उटोपिक मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया जो पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट आइडिया की बात करते हैं। और रॉल्स उसके बाद जो है सेन बताते हैं कि ये ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। मतलब ऐसा लगता तो है कि सब इक्वल है, जैसे कि अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा कर देखोगे ना, तो आपको लगेगा वाह यार कितनी इक्वालिटीज है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये वो सब कुछ आप देखना। ठीक है, अनटचेबिलिटी बैन है, तो मतलब सब चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। फिर जब आप न्यूज़पेपर उठा के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो गई, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटी कितनी है, क्या हो रहा है, तो फिर आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी, तो वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो इसको हम ट्रांसजेंडल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब जो रॉल्स की थ्योरी है वो इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ना कि सोसाइटीज़ पे फोकस कर रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को नहीं देख रही है।
साथ साथ जो रॉल्स का प्रिंसिपल है ये एब्सोल्यूट न्याय पे फोकस करता है। और जो सेन है ना, आइडिया देते हैं अमर्त्य सेन, आपको मैं बताऊंगी, इकोनॉमिस्ट है, इंडिया के बहुत फेमस है। वो जो है क्या कहते हैं, नोबेल लॉरेट है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और बहुत फेमस है, इकोनॉमिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट है। उसमें वो बताते हैं कि एब्सोल्यूट न्याय को अचीव करने से बेहतर है कि आप जो है नीति और न्याय के बीच में जो है डिफरेंस पैदा करें और न्याय को, नीति को मतलब अन्याय को कम करने की कोशिश करें। तो वो हम पढ़ेंगे आगे जब हम सेन का आइडिया पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कौटिल्य क्या एम्फसाइज करते हैं। देखिए अब कौटिल्य का क्यों पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्योंकि कौटिल्य ने भी तो न्याय और नीति के बारे में कुछ बताया होगा, ठीक है। तो वो बताते हैं कि कौटिल्य बताते हैं कि स्वधर्म को फॉलो करके इंसान सेल्वेशन अचीव कर सकता है। और वो एम्फसाइज करते हैं कि नीति जो है स्ट्रिक्ट जुडिशियल अरेंजमेंट देने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स की बात है, आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया था कि वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पे फोकस करते हैं। और पनिशमेंट क्यों दी जाती है? पनिशमेंट देने से किसी को मज़ा नहीं मिलता है, इसको ये है कि क्रिमिनल्स को सही रास्ते पे लाने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। और न्याय पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि न्याय नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो कौटिल्य का जो आइडिया है उसको आप एक अल्टरनेट अप्रोच बता सकते हो टूवर्ड्स न्याय एंड नीति एज कम्पेयर टू जॉन रॉल्स थ्योरी, ठीक है। तो वो बताने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ करते हैं, और रॉल्स जो है बहुत ज़्यादा उटोपिक अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर लो, चाहे आप जो है मेरिटोक्रेसी की बात कर लो, सब में जो है कौटिल्य बहुत ज़्यादा जो है प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू जॉन रॉल्स, ठीक है। तो मतलब जो 2000 साल पहले जो इंसान ने जो थ्योरी लिख के गया है वो ज़्यादा थ्योरी अगर अच्छी है रॉल्स की थ्योरी से, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। मनु का व्यू क्या है न्याय नीति पे, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं, मनु ने जो है लिबर्टी ऑफ पब्लिक पे भी फोकस किया है। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब लोग जो है साथ में आते हैं एक विलेज के और एक कोऑपरेट करते हैं, आपस में कुछ बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उस पर भी उन्होंने फोकस किया है, ठीक है। और साथ साथ पनिशमेंट पे तो फोकस किया ही है, अभी हमने पढ़ कर आए हैं दंड के बारे में इतना सारा, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि दंड को किस तरीके से आप जस्टिस इंश्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब एक और क्रिटिक निकल कर आता है कि जो रॉल्स का हाइपोथेटिकल स्टेज है वो कभी भी, इंडिया जैसी कंट्री में सोच लीजिए, पूरा वर्ल्ड देख लीजिए आप, तो उसमें आप देख लीजिए प्लुरलिटी, आपको डाइवर्सिटी, मल्टी डायमेंशनलनेस, ये सब कभी भी जो है वो नहीं कवर कर पाएगा। मतलब ये जो रॉल्स का जो हाइपोथेटिकल स्टेज है, इसमें किसी को पता ही नहीं है उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, तो पता कैसे चलेगा किसके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ट्राइबल्स के साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, विमेन के साथ क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आता है। और अमृता सेन फिर उनकी बुराई करते हैं और तीन बच्चों का नाम लेते हैं, वो बताते हैं एन, बॉब एंड कार्ला क्लेरा। तो एक ही फ्लूट है और मतलब आपको डिवीजन करना है, अब इसमें जस्टिस कैसे करोगे? उसमें क्या होता है कि एक बच्चा ये बोलता है कि मैं जो हूँ, मैंने ये फ्लूट बनाया है तो मैं इसका हकदार हूँ, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे ये फ्लूट बजाना आता है तो मैं इसका हकदार हूँ। तीसरा बच्चा बोलता है कि मेरे पास कोई भी फ्लूट नहीं है, मेरे पास कोई खिलौना ही नहीं है तो मैं इसका हकदार हूँ। अगर आपका थोड़ा सोच एनालिटिकल हो, आप डीपली सोच पाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीन अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं सोसाइटी के। एक वो इंसान है जिसके पास रिसोर्सेस ओन है, जिसने ये चीज़ बनाई है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा पर्सन है जिसको बजाना आता है। मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा, जैसे कि आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे आपको मिडिल क्लास दिखेंगे जो टैलेंटेड रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं रहती। तो वो दूसरा पर्सन बोल रहा है कि मुझे बजाना आता है, भले इसके पास नहीं हो, ठीक है, उसने नहीं बनाया है। तीसरा इंसान जो है, जो तीसरा बच्चा है, वो जो बोल रहा है कि मेरे पास तो खिलौना ही नहीं है तो मुझे दे दो। मतलब ये है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ना उसके पास खिलौना है ना उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसको दे दो। तो इस तरीके से वो समझाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में न्याय को किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो। रॉल्स थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनल डाइकोटोमी आपको देखने को मिलेगी। मतलब वो बताने की कोशिश करते हैं कि रॉल्स एक कदम आगे चलते हैं और दो कदम पीछे आ जाते हैं। कैसे? रॉल्स पहले तो बोलते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो दूसरा प्रिंसिपल वो देते हैं ये हमारा इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है, वो भी चल जाएगा। फिर वो बताते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है तो लेक्सिकल अप्रोच फॉलो करनी है। लेक्सिकल अप्रोच मतलब जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पहला रहेगा, मतलब लिबर्टी, तो कोई भी इंसान अपनी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके इक्वालिटी लाने की कोशिश नहीं करेगा।
आप समझ रहे हैं? कोई भी जनरल अपनी सीट देकर क्यों मतलब ओबीसी को अपना सीट देगा, कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा क्यों अपनी सीट एससी एसटी को देगा? ठीक है, मतलब मैं आपको रिजर्वेशन से समझा रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी अमीर इंसान क्यों अपना जो है टैक्स भरेगा 25 से 30%, और वो टैक्स जो है क्या कहते हैं रोड पे लगाया जाएगा और गरीबों को मिलेगा, और उसका जो है क्या कहते हैं उससे जो है वो पैसे लिए जाएंगे। तो लिबर्टी प्रिंसिपल को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो बाकी सारी चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं अमर्त्य सेन, जो मैंने आपको बताया रिनोन प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, वो एक बुक लिखते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 के अंदर, और वो नीति और न्याय को यूज़ करते हैं। नीति और न्याय दो तरीके के एंशियंट वर्ड हैं, संस्कृत के अंदर यूज़ होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं न्याय सेंट्रिक अप्रोच दे रहा हूँ, मतलब मेरा जो अप्रोच है उसमें न्याय इंपॉर्टेंट है, और जो अप्रोच था किसका, रॉल्स का, उसमें नीति इंपॉर्टेंट था। नीति मतलब प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब नीति आप कह सकते हो रूल्स, तो वो था। तो वो कहते हैं कि मैं नीति के अपोजिट में न्याय को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है, और वो रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिक भी करते हैं। तो सेन के अकॉर्डिंग नीति क्या है? नीति एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनके अकॉर्डिंग, अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई तो मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ स्टेट है, इंस्टीट्यूशंस है, रूल है। लेकिन न्याय क्या है? न्याय एक एक्टिव प्रोसेस है जो चलती रहेगी, जिसमें जो यूजुअली पीपल के द्वारा की जाती है जो कि अन्याय एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि बताते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह मतलब साउथ अफ्रीका में अन्याय फेस किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, वहाँ सत्याग्रह लॉन्च किया, फिर इंडिया में आए, फिर इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च किया। मतलब जो इंसान अन्याय को एक्सपीरियंस कर लेता है वो न्याय को अचीव करने के लिए मेहनत करता है। सेन के अकॉर्डिंग नीति और न्याय में क्या डिफरेंस होता है? यूरोपियन फिलोसफी के अगर अंदर हम देखें तो नीति और न्याय के अंदर वो डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं कि कुछ स्कॉलर्स जैसे कि रूजो, कांट, हॉब्स, लॉक, रॉल्स ये नीति पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने देखी होगी, इन सब का जो नाम है ये सब क्लासिकल लिबरल्स कंसिडर किए जाते हैं। बात के वो बताते हैं जैसे कि मिल, मार्क्स, एडम स्मिथ, क्राफ्ट, मतलब मैरी क्राफ्ट की बात होती है, ये सब सोशल रियलिटीज पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैरी क्राफ्ट फेमिनिस्ट है, एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिस्ट है, मार्क्स तो आपको पता ही है, आपने पूरा मार्क्सिज्म पढ़ा है, मिल जो है जेएस मिल की बात हो रही है, फाउंडर ऑफ लिबर्टी, तो ये सब सोशल रियलिटीज पे फोकस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ न्याय क्या है। तो न्याय अकॉर्डिंग टू न्याय जो है अमर्त्य सेन क्या बताते हैं वो, कि हमें अन्याय को कम करना है। कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो वो इनइक्वालिटीज़ को हमें जो है ख़त्म करना है, इससे न्याय जो है अचीव होगा, ठीक है। और बताते हैं न्याय किस पे बेस्ड है? ह्यूमन वैल्यूज़ पे बेस्ड है। जैसे कि गौतम बुद्ध जो है अपना घर छोड़कर जाते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं, ठीक है, और जब वो देखते हैं कि कोई इंसान जो है डिजीज़ में है, कोई डेथ हो रही है, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर जो है वो इंसानियत बची रहनी चाहिए, कि इंसान जो है समझ सके कि वो अन्याय ना करे किसी और इंसान के प्रति, ठीक है। नीति की बात करें तो नीति जो है वो अपोजिट है टू न्याय, इनके अकॉर्डिंग, अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग। वो बोलते हैं कि हमेशा कोई भी वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, तो अभी भी जो भी वेलफेयर स्टेट है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा अभी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप देख लीजिए बहुत सारे स्टेट ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया में चल जाइए, तो वहाँ देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेंस नहीं होना चाहिए स्टेट का, ठीक है। स्पेन का क्रिटिक करें अगर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का, तो सेन ने बहुत अच्छे से क्रिटिक किया है। पहले तो बताते हैं कि रॉल्स जो है, रॉल्स मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो लिबर्टी प्रिंसिपल की बात करते हैं रॉल्स, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बात करने लग जाते हैं, वो बात करने लग जाते हैं अबाउट दी कि थर्ड बात करते हैं वो डिफरेंस प्रिंसिपल की। जब कोई इंसान अपनी लिबर्टी देगा ही नहीं तो आप डिफरेंस प्रिंसिपल किस तरीके से अचीव कर पाओगे? तो इस तरीके से वो बताते हैं कि बहुत जो है उन्होंने जो है डाइकोटोमी अंदर ही क्रिएट कर दी है, मतलब बोलते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सेन का जो कंसर्न है 3 गुना है रॉल्स के कंसर्न से। तो पहला तो रॉल्स जो है सिर्फ नीति न्याय की बात करते हैं, ये जो है क्या बात करते हैं कि इनएविटेबल रिलेवेंस ऑफ एक्चुअल बिहेवियर, मतलब आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल चॉइस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा ग्लोबल अप्रोच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेन क्या एम्फोसाइज करते हैं? सेन ये भी एम्फोसाइज करते हैं कि हमें डिबेट करना चाहिए, ठीक है, हमें जो है डायलॉग करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, तो हमें कुछ मीनिंगफुल हम निकाल पाएंगे, ठीक है। और हमें अन्याय को कम करना चाहिए। जैसे कि वो बताते हैं कि 18-19 सेंचुरी में आपको पता है कि एंटी स्लेव मूवमेंट निकला था। पहले ज़माने में लोगों को जो है स्लेव बनाकर बेच दिया जाता था, ठीक है, उनको मतलब ये आपका स्लेव है, आपका गुलाम है। तो इसमें जो है क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो है जनरेट हो गई थी सोसाइटी में। तो स्लेव मूवमेंट जो है निकला, उसमें क्या हुआ कि जो स्लेव मूवमेंट जो निकला ख़त्म करने के लिए निकला स्लेवरी को,
उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर स्लेवरी खत्म हो जाएगी तो पूरी सोसाइटी इक्वल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अन्याय को कम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। वैसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट निकला, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है इससे नहीं निकला कि वो पूरी इक्वालिटी जो अचीव हो जाएगी, इसलिए निकला ताकि वेमेन को भी इक्वल राइट्स मिल सके। वैसे ही इनइक्वालिटी को कम करने के लिए फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेन, ना कि इक्वालिटी को बढ़ाने की। और वो बोलते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे एम्फोसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कृष्णा और अर्जुन की कहानी बताते हैं जो कि गीता में है, जिसमें वॉर होता है। तो कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि आप जो है अपने भाइयों को मार दो, ठीक है, मतलब जो है आपके दुश्मन है उधर साइड पे है, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं कैसे मार सकता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं है ना क्या कहते हैं कैसे मार सकता हूँ, वो दो चीज़ें सोचते हैं। तो ये सोचते हैं कि क्या मैं, ये सही है, मतलब भले ही वॉर चल रहा है लेकिन किसी को भी मारना क्या सही है। दूसरी चीज़ तो ये है कि आप चलो दूसरे इंसान को तो मार भी दोगे एक बार के लिए, लेकिन जो आपसे थोड़े कनेक्शन रखते हैं रखते थे उसको आपको मारने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो वो चीज़ जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर आपको दो तरीके का पॉइंट दिखता है, इसमें मिलता है, एक थ्योरिस्ट मिलता है, एक कॉन्सिक्यूशनलिस्ट मिलता है। तो कृष्णा तो थ्योरिस्ट है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको फुलफिल करना है आपका काम, ठीक है, लेकिन अर्जुन जो है वो कॉन्सिक्यूशनलिस्ट है, मैं क्यों मारूं, वो वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेन जो है वो ट्रांसजेंडर, बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बताते हैं कि जो ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जो कि रॉल्स के द्वारा दिया गया है, ये सिर्फ न्याय पे फोकस करता है, ना कि अन्याय को कम करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। और इसलिए वो बोलते हैं कि न्याय को जो है हमें बढ़ाने के लिए अन्याय को कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ तक के जो है हमारा जो है नीति और न्याय वाला चैप्टर था, और आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपका छोटा सा कंक्लूजन भी दे देती हूँ, अगर नहीं समझ में आया, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आप न्याय नीति का चैप्टर समझ लीजिए, वहाँ जाके मैंने करीबन 1.5 घंटे में समझाया है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, और बहुत ही प्यारे तरीके से सब चीज़ें उसमें कवर्ड है, ठीक है, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं आपको कंक्लूजन दे देती हूँ कि सेन जो है वो रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसकी थ्योरी बेटर है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों थ्योरी जो हमको मिली उससे हमको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया कि, सॉरी, कि जस्टिस को नापने का हमें एक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो रॉल्स थ्योरी जो है वो ज़्यादातर उटोपियन है, मैंने आपको पहले बताया। और हमारी जो अमर्त्य सेन की थ्योरी है थोड़ी सी हमारी प्रैग्मेटिक, आप देख सकते हो। मतलब वो बोलते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है तो आप ये सोचोगे कि नहीं, अभी बाढ़ आ रही है और बाद में सोचेंगे, अभी दूसरा काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब अन्याय को कम करने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी है, तो न्याय ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रॉल्स ने जो अप्रोच दी है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, विजन टू अ परफेक्ट सोसाइटी, अगर आप एक परफेक्ट सोसाइटी के बारे में कामना रखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस धीरे धीरे, इनजस्टिस जो है ना कम होते जाएगा, ठीक है, इनजस्टिस आना चाहिए, लेसनिंग ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। तो मतलब अगर आपने, जैसे कि आपको पता है आप परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन आपने सोचा मुझे परफेक्ट मार्क्स लाने हैं, मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे, आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और अल्टीमेटली आपके मार्क्स इंप्रूव तो होंगे ना। तो कहने का मतलब वही होता है कि आपको एम हाई रखना है। तो वैसे ही वो जैसे मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया, अगर आप सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी, तो आपको जो है एम हाई रखना है, फिर आप जो है कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही वो बताते हैं कि रॉल्स यही बताते हैं कि हमें एम हाई रखना है, भले ही जो है अचीवमेंट जो है कैसी भी हो। और सेन और दोनों का वर्क अगर हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि दोनों भी जो है एक दूसरे के जो ग्रुप्स होते हैं, जो एक दूसरे की कमियां होती है उसको कहीं ना कहीं भर रहे हैं, ठीक है। नोट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला था कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आपने देखा है या नहीं देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि वन शॉट रिवीजन हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम जो है एक और चैप्टर जो हमारे बचे हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने 3 चैप्टर जो है हमारे डिस्कस कर लिए हैं, आपके 3 चैप्टर जो है वो बचे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।